हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा जैन, डायरेक्टर लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर भोपाल। आज मैं आपको स्किन एंड हेयर चेंजेस इन पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा स्किन और हेयर ये स्त्री के लिए एक सुंदरता का बहुत बड़ा पैमाना है। अगर इसमें कोई ख़राब चेंजेस आते हैं तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट ये दोनों को अफेक्ट करती है। स्किन जो कि हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये पूरे हमारे शरीर को कवर करता है। अगर इसमें चेंजेस आते हैं तो पूरे बॉडी के स्किन में चेंजेस आते हैं। मीनोपॉज के पहले पेरीमीनोपॉजल पीरियड में ये चेंजेस आना चालू होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है ये पेरीमीनोपॉजल पीरियड में धीरे धीरे कम होने लगता है और मीनोपॉज के बाद तो बहुत कम हो जाता है। तो 4 से 7 साल पहले से मीनोपॉज के ये चेंजेस आना चालू होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्किन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन कम होता है, स्किन थिन होती जाती है, ड्राई होती जाती है और रिंकल्स आ जाते हैं और आपकी स्किन बड़ी ही सेंसिटिव हो जाएगी। ड्राइनेस के कारण ईची भी हो जाएगी, यानी उसमें खुजली बहुत होने लगेगी। हमारी स्किन हर चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाती है। इची मतलब जरा सी उसमें हमारे स्किन में खुजली होने लगेगी। मोस्टली ये ड्राइनेस के कारण होती है। कॉस्मेटिक्स पहले यूज़ कर रहे थे, जिन केमिकल्स को, शैम्पू, सोप्स जिनको पहले यूज़ कर रहे थे, अब वही हमको परेशान करने लगेंगे। उसी से हमारी स्किन में रैशेज आने लगेंगे, ब्लॉचेस पड़ सकते हैं, स्किन में कालापन आ सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, हाइपोपिगमेंटेशन यानी स्किन का पिगमेंट कम हो सकता है और एक्जिमा जो कि एलर्जी के कारण होता है ये भी हो सकता है। तो अब हमको हमारे कॉस्मेटिक्स से लेके हमारे सोप्स, डिटर्जेंट्स और जो भी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उनमें सब में चेंज करना पड़ेगा। स्किन के इन चेंजेस के कारण जो कॉस्मेटिक्स, जो सोप, डिटर्जेंट्स, जो स्प्रेज, डिओडरेंट्स हम पहले से यूज़ कर रहे थे वो अब हमको परेशान करने लगेंगे। उन्हीं से हमको रैशेज आने लगेंगे, इचिंग होने लगेगी और कभी कभी एक्जिमा भी हो सकता है। तो हमको अपने कॉस्मेटिक्स, आपके जो सोप्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उन सब में चेंज लाने होंगे। दूसरा, जो आप कपड़े पहले से पहन रहे थे जैसे वुलन्स और आपके सिंथेटिक क्लोथ्स, उनसे आपको कुछ नहीं हो रहा था, पर अब ये भी आपको परेशान कर सकते हैं। सेम वही इची स्किन और रैशेज। स्किन थिन हो जाती है, इसीलिए हमारे स्किन के नीचे की जो ब्लड वेसल्स हैं, अब वो ब्लड वेसल्स नज़र आने लगेंगी हमारे हाथ में, फेस पे, सब जगह। तो कभी कभी स्पाइडर वेब्स जैसे दिखने लगते हैं स्किन के नीचे। मोस्टली वो लेग्स में दिखते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। हमारी स्किन अब सेंसिटिव हो जाएगी सनलाइट को। जरा भी देर हम अगर सन एक्सपोजर होता है तो उसके कारण सनबर्न हो सकता है स्किन में बड़े बड़े ब्लॉचेस हो सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। तो हमको डायरेक्ट सन में निकलने से बचना होगा और अम्ब्रेला या कुछ शेड यूज़ करना होगा। साथ में सनस्क्रीन भी लगा के निकलना होगा। अब कभी भी चोट लग जाती है इस पीरियड में तो वूंड की हीलिंग भी जो है वो बहुत जल्दी नहीं होती है। वूंड हीलिंग भी डिले हो जाती है। किन्हीं फीमेल्स में एक्नी आ जाती है। एक्नी यानी मुहासे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल हार्मोन है, तो ये बढ़ता तो नहीं है, पर रिलेटिव जो ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इसके कारण भी मुहासे आ जाते हैं। और ये जो मुहासे हैं इनको कभी भी स्क्वीज़ नहीं करना, उसको दबा के उसका कंटेंट बाहर नहीं निकलना, अदरवाइज़ वहाँ पे एब्सेसेस यानी फुंसियाँ हो जाएंगी। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग स्किन प्रॉब्लम है जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, हाइपर पिगमेंटेशन यानी काली काली स्किन, हाइपोपिगमेंटेशन यानी जहाँ से आपको वाइट पैचेस पड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी इस पीरियड में बढ़ जाएंगी। अब ये तो देखा हमने क्या क्या चेंजेस आते हैं स्किन में। अब इनको अवॉइड करने का कोई रास्ता है क्या? नहीं, इनको अवॉइड करने का कोई रास्ता नहीं है। ये तो चेंजेस जो आने ही हैं, पर इन चेंजेस के साथ में आप किस तरीके से रहना सीखें और ये चेंजेस आपको ज़्यादा परेशान नहीं करें, तो आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। सबसे पहला है हाइड्रेशन।
आपको पानी बहुत पीना है। अगर आप पानी अच्छा पिएंगे तो आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी और शाइनी रहेगी। दूसरा है आपके फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स में आपको चेंज करना होगा। पेरी और पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में आपके शरीर में तोड़फोड़ बहुत होती है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, मिनरल की, विटामिन्स की, ये सब बढ़ जाती हैं। तो आपको खाने में स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि ऑयल और रॉ शुगर उसको थोड़ा कम कर दीजिए और बाकी फाइबर्स अच्छा रखिए। कभी भी मैदा या जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसको मत यूज़ करिए। फ्रूट्स अच्छे से लीजिए जिसमें कि फाइबर भी मिलेगा और विटामिन्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स का अच्छे से यूज़ करिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि सब तरह के सीड्स में मिलते हैं। पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड और आपके नट्स में। तो इसका यूज़ अच्छे से करिए। आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। कैल्शियम, अगर आपको एनीमिया, खून की कमी है तो आयरन सप्लीमेंट लीजिए। बायोटीन, विटामिन ई, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब आपके लिए ज़रूरी हैं और आपको सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आपके फूड में ये सब चीज़ें पूरी तरीके से ना मिल पाए। अब स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आपको क्या यूज़ करना है? स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आपको केमिकल्स का यूज़ कम से कम करना है। आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, इसीलिए आपको उसको मॉइस्चराइज़ करना है। पहले आपकी स्किन को मॉइस्ट करिए, फिर नेचुरल मॉइस्चराइज़र्स जैसे कि ग्लिसरीन, कोको बटर, इनसे बने हुए जो मॉइस्चराइज़र्स हैं और जो आपको सूट करते हैं उनको आप अच्छे से यूज़ करिए। आप मॉर्निंग में भी यूज़ करिए, शाम को भी पानी से फेस वॉश करिए और हैंड और लेग्स को भी थोड़ा मॉइस्ट करके उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। अब जो कॉस्मेटिक्स आप पहले से यूज़ कर रहे थे और आपको परेशान करने लगे हैं, तो आप कॉस्मेटिक्स का यूज़ कम करिए और अब आप देखिए कि आपको कौन से कॉस्मेटिक्स आपकी स्किन को माफिक आ रहे हैं। आईब्रोज भी इस पीरियड में शेड होने लगती हैं, तो आईलाइनर का आप यूज़ कर सकते हैं। सोप्स में आप माइल्ड सोप्स यूज़ करिए, नॉन फोमिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनता हो और जिसमें ग्लिसरीन या मॉइस्चराइजर्स हों, ऐसे सोप्स आप यूज़ करिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सोप से ही स्नान करें। अगर आपको लगता है स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो प्लेन वाटर से आप स्नान करिए। आप अगर कोई डिओड्रेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं और वो परेशान कर रहे हैं तो उनको ना यूज़ करिए। परफ्यूम्स को डायरेक्ट बॉडी पे ना यूज़ हो, वो आप अपने कपड़े पे यूज़ कर लीजिए। डिटर्जेंट्स जो हैं उनसे आपके या तो यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं या आप कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट आपके हाथ के कांटेक्ट में आएंगे तो हो सकता है रेडनेस हो जाए और कभी कभी एक्जिमा भी हो जाए। तो या तो ग्लव्स आप पहनिए या किसी की इन सब कामों के लिए किसी की हेल्प ले लीजिए। और अगर आपके पास डिश वॉशर है तो आप डिश वॉशर यूज़ करिए। अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन का यूज़ करिए और सनस्क्रीन भी आपको जो यूज़ करना है वो SPF 30 या उससे ज़्यादा। अब आपको एक्सरसाइजेस पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके बॉडी को सर्कुलेशन अच्छा मिलता है तथा आपके जो हार्मोनल बैलेंस है वो भी सुधरता है। साउंड स्लीप आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो समय पे आप टीवी ऑफ कर दीजिए। आप समय पे आपका मोबाइल एक तरफ रख दीजिए और कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए। ये भी आपके हार्मोन बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा और आपका स्ट्रेस भी कम करेगा। स्ट्रेस कम करने के लिए अब देखिए, इस एज में अब आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप अपने आप को समय दे सकते हैं, आप अपने हॉबीज़ को रिवाइव कर सकते हैं और आप अपने मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों से आपका स्ट्रेस कम होता हो, पेंटिंग, गार्डनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, तो आप वो काम करिए, तो उससे भी आपका हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहेगा। अगर अल्कोहल या सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप कम कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए एज वेल एज आपके हेयर और स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब रिंकल्स, एज के साथ में आपकी सुंदरता कम होती जाती है और चेहरे पे और बॉडी पे सब जगह रिंकल्स आ जाते हैं। आपके फेस पे, आपके गर्दन में, आपके हाथ और पाँव, सब जगह की स्किन झूल जाती है। तो ये रिंकल्स इसीलिए आते हैं कि एक कोलेजन नाम का सब्सटेंस रहता है जो कि आपकी स्किन को स्ट्रेंथ देता है। ये कोलेजन धीरे धीरे करके कम होता जाता है। अगर आपको आपके रिंकल्स से बहुत प्रॉब्लम है तो आप रूटीनली तो एक काम कर ही सकते हैं
कि आप फेशियल एक्सरसाइजेस करिए। आप रूटीन ही बना लीजिए, मिरर के सामने जब भी आप जाएं तो अच्छे से फेस के सारे मसल्स की एक्सरसाइजेस करें, तरह तरह के फेसेस बनाएं, आप हंसिए ज़ोर ज़ोर से, तो इस सब से आपके फेशियल मसल्स की अच्छी एक्सरसाइजेस होगी। फिर भी आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर ये अफेक्ट कर रहा है तो आप बाकी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि बोटॉक्स, माइक्रो नीडलिंग, लेज़र ट्रीटमेंट और प्लास्टिक सर्जरी। ये आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में ये सब काम कर सकते हैं। अब आपके नेल्स भी बहुत ब्रिटल हो जाएंगे। ब्रिटल यानी आसानी से टूट जाएंगे, जरा सी ठोकर लगेगी और आपके नाखून टूट जाएंगे, और इनको ग्रो होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इन पर भी कोई केमिकल्स नहीं लगाएं, जैसे कि नेल पेंट वगैरह ना लगाएं, और इनको रेगुलरली ऑयल से मसाज करिए। आपके फुट, आपके हैंड, ये मसाज आप रात को सोते समय आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास अच्छा समय है। अब आपकी आती है हील्स। इस समय हील्स बहुत फट जाती हैं, जहाँ ठंड आती है वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा फट जाती हैं। तो पहले आप रात को सोते समय हील्स को, अपने पाँव को पानी में डालिए और फिर उसको किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र से या हील क्रीम से मसाज करके उसके ऊपर सॉक्स पहन लीजिए। गर्मी में ना पहन पाए तो बात अलग है, पर बाकी समय आप पहन लीजिए, तो इससे आपके जो हील के क्रैक्स हैं वो कम हो जाएंगे। अब हमारे बालों का हमारी सुंदरता व हमारे स्टाइल के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बाल कम होते जाते हैं, ब्रिटल होते जाते हैं। ब्रिटल यानी आसानी से टूट जाते हैं। हमारा जो स्किन, सर की जो स्किन है, स्कैल्प की स्किन है, वो बड़ी ईची हो जाती है और बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है। बालों का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमको उनको, पहला तो हेयर ड्रायर नहीं यूज़ करना है क्योंकि सौर ब्रिटल हो जाते हैं। हेयर स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करना है। तरह तरह के केमिकल्स, स्प्रेज या जेल्स नहीं यूज़ करना है बालों में। इनसे भी बाल कम और ब्रिटल हो जाते हैं, टूटते हैं। दूसरा, आप तरह तरह के जो ऑयल्स, आप सोचते हैं कि मेरे बाल गिर रहे हैं तो मैं ये ऑयल लगा लूँ, ये टीवी में बताते हैं इससे बाल कम गिरते हैं तो ये लगा लूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बनस्पत आपकी अगर स्कैल्प ईची है, सर में खुजली होती है, तो ये उसको बढ़ा सकते हैं। शैम्पूज़ में भी आपको ये ध्यान रखना है कि माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है, ज़रूरत नहीं है कंडीशनर की। बालों को आप किसी मोटे कोम से कोम करिए और उनको ऐसे मैनेज करिए कि वो बार बार आपको ब्रश या कोम ना करना पड़े, जिससे कि बाल कम से कम टूटें। आप शैम्पू का यूज़ करिए। आप बहुत फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश मत करिए। अगर साफ़ हैं तो 5 से 7 दिन में आप एक माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करिए। अब बालों को डाई करना है तो आप आराम से डाई कर सकते हैं। किसी अच्छी हेयर डाई जो कि आपको सूट करती हो, उसको आप यूज़ करिए। जो मेहंदी आती है वो ये सोच के कि ये हर्बल है, वो हर्बल नहीं होती है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स भरे रहते हैं, तो उनको ना यूज़ करिए। बाल में कुछ लगाने से, विटामिन ई लगाने से, प्रोटीन लगाने से, कुछ लगाने से कुछ भी नहीं होता है। हमारे खाने से होता है। अगर हम अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी रोज़, प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारा हेयर फॉल कम होगा। अगर हम किसी समय में स्ट्रेस्ड हैं या हमारी बॉडी स्ट्रेस्ड है, जैसे फीवर वगैरह आया, उसके बाद भी हमारा थोड़ा हेयर फॉल बढ़ जाता है। और इस समय हेयर की जो रीग्रोथ होती है वो भी स्लो होती है, और जो गिरने के बाद जो बाल आते हैं वो भी कम ही आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बाल गिर रहे हैं तो इतना टेंशन हो रहा है कि हम तो गंजे हो जाएंगे। भाई, मेरी नानी भी अभी तक गंजी नहीं हुई है। ये समय वो समय है जब आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो ये समय है जब आप अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। आप अपना फेशियल मसाज कर सकते हैं, जेंटल फेशियल मसाज कर सकते हैं। आप हैंड फुट मसाज कर सकते हैं। आप अपने बालों को छोटा कटा लीजिए। अगर आपके लंबे बाल जो थे वो कम हो गए हैं और पतली सी चोटी बन रही है जो कि अच्छी नहीं दिखती है। और यही समय है जब आप अपने को अच्छे तरीके से पैम्पर करिए। और ये दुख मत मनाइए, मैं पहले वैसी दिखती थी, अब मैं कैसी दिखने लगी हूँ। आप ये देखिए आपके साथ वाले, आपके एज वाले लोग वो कैसे दिखते हैं, और आप कोशिश करिए कि आप जो 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 मैंने बताई हैं टिप्स, उनमें से फॉलो कर सकें,
तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कभी भी अपने लुक्स, अपने हेयर, अपने स्किन, इसको लेके अपने कॉन्फिडेंस को कम मत करिए और इसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करने का कारण मत बनने दीजिए। देखिए, ये जो चेंजेस हैं, ये आफ्टर द एज ऑफ 45 ये इनएविटेबल हैं। इनएविटेबल यानी ये होने ही हैं और सब में होने हैं। किसी में कम होना है, किसी में ज़्यादा होना है। इसीलिए आप अपने कॉन्फिडेंस को शेक मत करिए, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कम मत करिए। आप ये सोचिए कि ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उनको कम कैसे कर सकते हैं। तो जो मैंने टिप्स आपको बताई, अगर उनको फॉलो करेंगे तो ये सब चेंजेस आपके परेशानियों का कारण कम बनेंगे। होना तो है ही, तुम इसको आप नहीं रोक सकते, उसको स्वीकार करिए, मन से स्वीकार करिए। थैंक यू।